नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को महाराष्ट्र में कई रैलियों को संबोधित किया, तो वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी पार्टी का प्रचार करने उतरे। हरियाणा में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील की। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र की नीतियों की आलोचना की। लोकतंत्र 2014 में हम बात करेंगे रैलियों में उठे मुद्दों और वादों की। बताएंगे क्या है पुणे और औरंगाबाद के मुद्दे। साथ ही बात करेंगे हरियाणा में INLD के प्रचार की। शुरुआत कर लेते हैं सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के किसानों की दुर्दशा के लिए शरद पवार को बताया जिम्मेदार। शिवसेना पर किसी टिप्पणी से इनकार। आनंद शर्मा ने नरेंद्र मोदी पर लगाया तथ्यों की अनदेखी का आरोप, कहा गुमराह कर रही है बीजेपी। पुणे में सुशासन और सफाई बड़ा चुनावी मुद्दा। औरंगाबाद में पानी की कमी पर राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा विकास की मिसाल बना हरियाणा, केंद्र सरकार के कामकाज को लेकर उठाए सवाल। और पेड न्यूज को चुनावी अपराध की श्रेणी में रखने के पक्ष में ज्यादातर लोग। विधि आयोग ने आम लोगों से मांगी थी राय। और शुरुआत कर लेते हैं महाराष्ट्र के चुनावी समर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में रविवार को 3 रैलियों को संबोधित किया। हालांकि उन्हें 4 रैलियां करनी थी, लेकिन नासिक में बारिश के चलते वहां की रैली रद्द कर दी गई। नरेंद्र मोदी ने लोगों से विकास को रफ्तार देने के लिए बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवसेना पर किसी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। कोल्हापुर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में कांग्रेस NCP गठबंधन की सरकार ने किसी का भी भला नहीं किया। प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि राज्य के विकास के लिए बीजेपी को वोट दें। अगर कोल्हापुर का आशीर्वाद इस बार बना रहा, NCP कांग्रेस का अगर सफाया हो गया, तो आप मान लीजिए भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनना निश्चित है। और 15 साल से महाराष्ट्र की विकास यात्रा जो रुकी पड़ी है, महाराष्ट्र जो गड्ढे में जाकर के गिरा है, उसको बाहर निकालने में हम सफल हो जाएंगे, ये विश्वास दिलाने के लिए मैं आया। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने सांगली के तसगांव में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ही किसानों की समस्याओं का निदान कर सकती है। उन्होंने शिवसेना से गठबंधन टूटने पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो दिवंगत शिवसेना अध्यक्ष बाला साहब ठाकरे का काफी सम्मान करते हैं। कि बाला साहब की गैर मौजूदगी का ये पहला चुनाव है, महाराष्ट्र का पहला चुनाव है, और इसलिए मैं बाला साहब के प्रति अपनी श्रद्धा और आदर को व्यक्त करने के लिए शिवसेना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। ये मेरी बाला साहब ठाकरे को श्रद्धांजलि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में किसानों की बदहाली के लिए NCP अध्यक्ष शरद पवार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि राज्य में बीजेपी सरकार बनने पर रोजगार और खेती पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के गोंदिया में हुई एक रैली में कहा कि गठबंधन का युग समाप्त हो गया है। उन्होंने महाराष्ट्र की तरक्की के लिए पूर्ण बहुमत को जरूरी बताया। साथ ही उन्होंने पूर्व की कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस सरकार पर राज्य को लूटने का आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों को बराबर की सजा मिलेगी। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की मिसाल दी, जहां मतदाताओं ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिया, जिससे तेजी से विकास हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि विधानसभा का चुनाव महाराष्ट्र की नियति तय करेगा। नरेंद्र मोदी की नासिक की रैली बारिश के चलते रद्द करनी पड़ी। आप लोगों का तो छत्तीसगढ़ के साथ रोज का नाता है। मुझे बताइए, छत्तीसगढ़ आगे निकल गया, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ से भी पिछड़ क्यों गया? छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार को तो बड़ी मुश्किल से अभी 10 साल हुआ है, यहां 15 साल से कांग्रेस और एनसीपी के लोगों ने
लूट मचा रखी है, लूट मचा रखी है। वहीं महाराष्ट्र में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एनसीपी सरकार ने 15 साल में राज्य को बदहाली के कगार पर पहुंचा दिया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र में कई रैलियां की। यवतमाल की रैली में उन्होंने महाराष्ट्र के पिछड़ेपन का मुद्दा उठाया। महाराष्ट्र में भी लंबे समय तक किसी एक राजनीतिक पार्टी की हुकूमत रही है तो कांग्रेस की रही है अथवा कांग्रेस एनसीपी की हुकूमत रही है। इतना लंबा समय किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए किसी राष्ट्र अथवा महाराष्ट्र का भविष्य बनाने के लिए, इसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए यह कोई कम समय नहीं होता है। चिमूर में राजनाथ सिंह ने केंद्र सरकार के कामकाज का बखान किया। दिल्ली में हमारी सरकार बनने के बाद 4 महीने के अंदर ही जो महंगाई बढ़ रही थी, उस महंगाई को रोकने में हमारी सरकार ने कामयाबी हासिल की है। यह बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं। शिवसेना के साथ गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह समेत पार्टी के कई आला नेता जमकर प्रचार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज महाराष्ट्र की रैलियों में अपना दिन बिताएंगे। करीब 12:30 बजे उनकी लोनावाला में एक रैली होगी। इसके बाद वो हडापसर में एक रैली को संबोधित करेंगे। उनकी तीसरी रैली राजगुरुनगर में करीब 3:45 बजे के आसपास होगी। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर धोखा देने का आरोप लगाया है। नासिक के एक चुनावी कार्यक्रम में आदित्य ने कहा कि राज्य में बीजेपी की पहचान शिवसेना की वजह से बनी, लेकिन अब वो शिवसेना को मिटाने की कोशिश कर रही है। आदित्य ठाकरे के मुताबिक बाला साहब ठाकरे ने बीजेपी को हमेशा परिवार का सदस्य माना, लेकिन केंद्र में सरकार बनने के बाद से बीजेपी नेताओं के सुर बदल गए हैं। मुंबई में कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार वन मैन शो बनकर रह गई है। उन्होंने केंद्र सरकार पर एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द सिमटने का आरोप लगाया। आनंद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने कभी सरकार से 100 दिन के कामकाज का हिसाब नहीं मांगा था। उन्होंने बीजेपी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तथ्यों के बारे में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है। कल मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने नरेंद्र मोदी के उस बयान को गलत ठहराया जिसमें उन्होंने कहा था कि वो विकास के मामले में महाराष्ट्र को गुजरात से भी आगे ले आएंगे। आनंद शर्मा ने कहा कि महाराष्ट्र पहले से ही गुजरात से आगे है और इसका प्रमाण है राज्य में हो रहा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जो गुजरात से कहीं ज्यादा है। महाराष्ट्र फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में गुजरात की तुलना में 7 गुना देश में पहला दर्जा है। उद्योगीकरण में पहला दर्जा है। जो नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, फ्रेट कॉरिडोर का काम हो रहा है उसमें महाराष्ट्र देश में अग्रणी राष्ट्र है। एजुकेशन में अग्रणी राज्य है। वहीं एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने कहा है कि भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी का पैमाना हमेशा अलग अलग रहा है। बीजेपी अपने नेताओं के भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार नहीं मानती। उन्होंने सवाल उठाया कि बीजेपी में शामिल होने वाले एनसीपी के नेताओं को क्लीन चिट दे दी गई, जबकि उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। मोदी से एक ही सवाल पूछना है कि हमारे जो 2 लोग भाजपा में गए हैं, दोनों पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं और वो साबित नहीं हुए, तो वो मोदी जी को और भाजपा को कैसे चलते हैं? सवाल का जवाब आप पहले वहां से बीजेपी से लाइए। बने रहिए हमारे साथ, लौट रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के पुणे जिले में कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। राज्य की सांस्कृतिक राजधानी में सुशासन बड़ा चुनावी मुद्दा है। महाराष्ट्र के पुणे जिले में मिली जुली शहरी और ग्रामीण आबादी है। महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर होने के साथ ये मराठा पेशवा बाजीराव का गृह जिला भी है। यहाँ चुनावी पारा चरम पर है। पुणे में कई औद्योगिक इकाइयाँ हैं जो रोजगार और शिक्षा के लिहाज से अहम हैं। पिछले कुछ सालों में इस इलाके में आईटी के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की हुई है। जिले की 86% आबादी साक्षर है। लोग राजनीतिक रूप से जागरूक भी।
The administration is doing their job. As citizens, we need to just support them and we need to be with them. I think it is done time that they are working independently, we are working independently. It is a common platform that we need to share right now. जिले में कुल 21 विधानसभा क्षेत्र हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में एनसीपी को 7, कांग्रेस को 4, जबकि बीजेपी और शिवसेना के खाते में 3-3 सीटें गईं, जबकि 4 पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे। You have 4 parties and many more contestants in the elections. Real issues of the people are most likely to be sidetracked. इस बार यहाँ बहुकोणीय मुकाबला है। कांग्रेस की तरफ से पृथ्वीराज चौहान और एनसीपी के अजीत पवार कद्दावर उम्मीदवार हैं, जबकि बीजेपी नरेंद्र मोदी के भरोसे जीत का दावा कर रही है। हमने काम करते वक्त सोशल बैलेंस रखा हुआ है। ऐसी कोई एक जात धर्म को लेकर नहीं काम किया है। सभी जात धर्म को इंसाफ देने की बात की है और कांग्रेस का विचार, कांग्रेस का पूरी योजना उनके घर तक पहुंचाने का हमने काम किया है। पुणे की समस्या बहुत बढ़ गई है। उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। स्लम में हमारे 42% लोग रहते हैं। हमारी नदी वो बहुत खराब हो गई है, उसको स्वच्छ करना है। महाराष्ट्र का दूसरा सबसे विकसित जिला होने के बावजूद यहाँ पीने का पानी और सफाई बड़ा चुनावी मुद्दा है। लोगों को नई सरकार से काफी उम्मीदें हैं। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र का औरंगाबाद जिला कांग्रेस और शिवसेना के दबदबे वाला इलाका रहा है, लेकिन गठबंधन टूटने के बाद यहां सियासी समीकरण बदल गए हैं। इस पूरे इलाके में पानी की कमी अहम चुनावी मुद्दा है। बीबी का मकबरा, अजंता एलोरा की गुफाएं, ये औरंगाबाद की खास पहचान है। ये शहर इन्हीं ऐतिहासिक धरोहरों की वजह से हमेशा सैलानियों के आकर्षण का केंद्र रहा। फिलहाल यहाँ चुनावी पारा पूरे चरम पर है। चुनाव में पानी की कमी सबसे बड़ा मुद्दा है। नगर सेवक के पास तकरार करते तो ये बोलते बड़े पाइपलाइन आएंगे, बाद में तुम्हारे को पानी अच्छा मिलेगा, ऐसा वैसा। वो हमको ऐसा उड़ाओ के ये देते जवाब देते रोज। जिले की आबादी 37 लाख है। 9 विधानसभा वाले इस जिले में 2009 में शिवसेना को 4, कांग्रेस को 3, एनसीपी को 1 सीट पर कामयाबी हासिल हुई। वहीं 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई। औरंगाबाद नगर निगम में जहां शिवसेना और बीजेपी का कब्जा रहा, वहीं प्रदेश में कांग्रेस एनसीपी की सरकार रही। पानी की समस्या को लेकर सभी दल एक दूसरे पर आरोप मढ़ते हैं। हमने 3 दिन 1 दिन का और टाइम बढ़ा दिए, और लेकिन ऐसा है पानी का टाइम बढ़ा दिए, लेकिन जनता को पानी मिल रहा नहीं है कि जनता को हर टाइप से ऐसे पानी के लिए तरस रही है। 22 साल 25 साल से औरंगाबाद महानगर पालिका ये शिवसेना और भाजपा के ताबे में है, जिनके पास बेसिकली जो शहर के लिए बेसिक नीड है, वो ड्रेनेज हो, रास्ते यानी जो रोड्स हो या पानी हो, ये उनसे अपेक्षा की जाती है। 15 साल से एनसीपी और कांग्रेस का सरकार है महाराष्ट्र में, लेकिन ये एक मराठवाड़े का सबसे बड़ा राजधानी का शहर है। लेकिन यहाँ जो पानी का विषय है, तो पानी के लिए पिछले 15 साल से ये लोग झगड़ रहे। एनसीपी और बीजेपी ने जिले में ज्यादातर सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ी। यही वजह है कि यहाँ दोनों पार्टियों का जनाधार नहीं दिखाई देता। हालांकि इस बार दोनों पार्टियों को यहाँ से जीत की उम्मीद है। शिवसेना और कांग्रेस दोनों के ही सामने अपने बीते प्रदर्शन को बरकरार रखने की चुनौती भी है और चिंताएं भी। कैमरामैन दुष्मंता के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, औरंगाबाद। और फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद रुख करेंगे हरियाणा का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात हरियाणा के रण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में 3 जनसभाएं करेंगे। उनकी पहली जनसभा 12 बजे के करीब हिसार की नई सब्जी मंडी के पास होनी है, जबकि 2 बजे के आसपास वो कुरुक्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद 4 बजे वो फरीदाबाद जाएंगे और वहां दशहरा ग्राउंड में एक सभा को संबोधित करके बीजेपी के पक्ष में मतदाताओं से वोट देने की अपील करते नजर आएंगे। वहीं बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर हरियाणा की वास्तविक स्थिति से अनजान रहने का आरोप लगाया है। कल सोनीपत में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं,
किसानों की जमीन हथियाई जा रही है और युवकों से रोजगार छीने जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी इन सभी परिस्थितियों से अनजान है और उसे यहां के लोगों का दर्द दिखाई नहीं दे रहा है। देश बहुत आगे निकल गया है। देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां गांव में 24 घंटा बिजली पहुंची है। आपके हरियाणा में गांव में 24 घंटा बिजली आती है क्या? सड़कें का हाल ठीक है क्या? गांव के अंदर हर घर में पीने का पानी पहुंचा है क्या? किसानों के लिए 24 घंटा बिजली पहुंची है क्या? कोई पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी के नेता नवजोत सिंह सिद्धू हरियाणा में पार्टी के प्रचार करेंगे। सिद्धू 7 अक्टूबर यानी कल से अंबाला कैंट, नारायणगढ़, मुलाना और जगधारी जाकर चुनावी रैलियां करेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर से लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। हालांकि इस बार के चुनाव में उन्होंने अपनी सीट अरुण जेटली को दे दी थी, जिन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज हरियाणा में 4 बड़ी रैलियां करेंगे। नरनौला टेली से शुरू होकर उनकी रैली नांगल चौधरी तक पहुंचेगी। इन 2 सभाओं के बाद गृह मंत्री फारूख नगर में एक आम सभा को संबोधित करेंगे। शाम के वक्त राजनाथ सिंह की बादली में रैली होगी। रविवार को कलायत में हुई एक रैली में राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी देते हुए कहा था कि अब भारतीय सेना घुसपैठ के मुद्दे पर सफेद झंडे नहीं दिखाएगी, बल्कि सीधे गोली से जवाब देगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र की एनडीए सरकार के कामकाज को निराशाजनक बताया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के अच्छे दिन का वादा झूठा साबित हो रहा है। उनके बेटे और कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। हरियाणा के सियासी रण में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा रैलियों में एक तरफ जहां राज्य सरकार के कामकाज का बखान कर रहे हैं, वहीं महंगाई जैसे मुद्दे पर केंद्र सरकार की आलोचना करने से भी नहीं चूक रहे। जो लोगों की आशा थी वो निराशा में बदल चुकी। 3.5 महीने में मैंने कभी नहीं देखा कि इतनी जल्दी सरकार की किस तरह से साख गिरती है। ये पहली दफा देख रहा हूं अपने जीवन में। प्रचार में कुछ ऐसे ही तेवर कांग्रेस सांसद और मुख्यमंत्री के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा के भी हैं। वो बीजेपी की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। बड़ी बड़ी बात को लेकर आए थे, क्या करते हैं, अच्छे दिन लाएंगे, यही क्या करते ना, ये बोला भाई अच्छे दिन लाएंगे, ये हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, किसान खुशहाल हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। क्या हुआ? 4 महीने का जो समय, इसमें इनकी नीयत दिखाई दी। आते ही सबसे पहले रेल का किराया, 10 साल में रेल का किराया इतना नहीं बढ़ा, वो बढ़ाया। हालांकि हरियाणा में इस बार बहुकोणीय मुकाबला है, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के निशाने पर बीजेपी ही है। बीजेपी पहली बार राज्य की सभी 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नेशनल लोकदल सुप्रीमो के उस बयान की आलोचना की है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो जेल से ही शपथ लेंगे। साथ ही बीजेपी पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी झूठे वादे कर रही है। कल हुड्डा ने अंबाला कैंट, साहा और पानीपत में रैलियां की। हुड्डा ने कहा कि दोनों पार्टियों की ना तो कोई नीति है और ना ही उनकी नीयत सही है। 10 साल से चली आ रही अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश का सर्वांगीण विकास किया है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कल हरियाणा के करनाल में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। मायावती ने कहा कि हरियाणा में दलित और पिछड़ों को उनका मूलभूत अधिकार भी नहीं मिलता। मायावती ने दावा किया कि अगर हरियाणा में बीएसपी की सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही सभी वर्गों को बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। हरियाणा प्रदेश में भी हर मामले में वे हर स्तर पर सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों के आधार पर चलकर ही सरकार चलाएगी। सदियों से आज भी चली आ रही गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था को बदल के या समता मूलक समाज व्यवस्था को भी स्थापित करने का पूरा प्रयास करेंगे। हरियाणा में इस बार इंडियन नेशनल लोकदल को काफी उम्मीदें हैं।
प्रदेश के पूर्व कद्दावर नेता देवीलाल के बेटे ओम प्रकाश चौटाला की अगुवाई वाली इस पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। शिक्षक नियुक्ति घोटाले के मामले में ओम प्रकाश चौटाला को जेल जाने के बाद उनके पोते दुष्यंत चौटाला पार्टी के प्रमुख चेहरा बन गए हैं। उन्होंने अपने चाचा के साथ प्रचार अभियान की कमान संभाल रखी है। 2005 में सत्ता से बाहर हुआ इंडियन नेशनल लोकदल यानी INLD फिलहाल विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी है। 25 साल के दुष्यंत चौटाला इस बार पार्टी की सत्ता में वापसी के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में हरियाणा जनहित कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई को हिसार सीट पर पटखनी देने के बाद उनका मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। लोकसभा में वो सबसे युवा चेहरा हैं। आज हमारे अधिकारों को, आज हमारे रोजगारों को, आज हमारे विकास को रोक कर केवल मात्र एक हलके में, एक जिले में सीमित कर दिया गया। आज हरियाणा का विकास नहीं हुआ। दूसरी ओर पर बात करें तो आज करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा। दुष्यंत चौटाला इस बार उचाना कला सीट से मैदान में हैं, जहां से पिछली बार ओम प्रकाश चौटाला ने बीरेंद्र सिंह को हराया था। इस बार दुष्यंत के सामने बीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता बीजेपी के टिकट पर मुकाबले में है, लेकिन दुष्यंत जीत को लेकर आश्वस्त नजर आते हैं। मैं तो मानता हूं चौधरी वीरेंद्र सिंह होते तो और चुनाव में मजा आता। वो तो मैदान छोड़कर भाग गए, अपनी पत्नी को मैदान में उतारा। और उचाना की जनता बहुत अच्छी तरह जानती है, 30 साल उनने इस हलके के अंदर शासन किया, 30 साल में नामात्र के बराबर विकास कराया। दुष्यंत चौटाला पिता अजय चौटाला और दादा ओम प्रकाश चौटाला पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। उनका दावा है कि उचाना कला सीट ही मुख्यमंत्री की सीट होगी। हालांकि वो खुद को साफ साफ मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बताने की बजाय ये ओहदा ओम प्रकाश चौटाला को दे रहे हैं। प्रदेश में शिरोमणि अकाली दल से गठजोड़ करने के बाद वो ज्यादा आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे हैं। पार्टी की तरह INLD के जो युवा नेता हैं उनका भी दावा है कि सरकार अब की बार प्रदेश में उन्हीं की बनेगी। हालांकि चाबी जनता के हाथ में रहेगी और जनता 15 तारीख को उस चाबी का इस्तेमाल करेगी, जिसके नतीजे 19 को सामने आएंगे। तब तक थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन जुनैद के साथ विशाल दैया, राज्यसभा TV, उचाना। तो हरियाणा में इस बार चुनाव में अलग अलग चुनावी मुद्दे हैं, लेकिन हरियाणा का युवा वर्ग भी बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से परेशान है। उनका मानना है कि रोजगार तो मिलता नहीं और दाखिले के लिए भी सिफारिश लगती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में युवाओं के सवाल भी मुद्दा बन रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। साथ ही रोहतक विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए स्थानीय युवाओं को खासी परेशानी उठानी पड़ती है। एजुकेशन में आप कह सकते हो कि मतलब आपको अगर एडमिशन भी चाहिए, इतने रोहतक तो कहते हैं कि एजुकेशन सिटी है, बट विदाउट डोनेशन यू कांट गेट एडमिशन इन रोहतक यूनिवर्सिटी। यूँ तो रोहतक में कई उद्योग धंधे लगे हैं, लेकिन इन फैक्ट्रियों में भी काम करने वाले ज्यादातर बाहर के लोग हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें काम तो मिलता है, लेकिन उनकी योग्यता के मुताबिक नहीं। युवाओं के मुद्दे हैं कि भाई उनको जैसे उनका टैलेंट है, जैसे वे क्वालिफाइड है, उस हिसाब से उनको मतलब रोजगार उनको उस हिसाब से मिलना चाहिए। खाप को लेकर युवाओं की अलग अलग राय है। जहां कुछ युवा इसे शर्मिंदगी का एक कारण मानते हैं, तो कुछ पुलिस की लापरवाही को जिम्मेदार बताते हैं। इनका कहना है कि पुलिस कुछ नहीं कर पाती, इसलिए खाप को निर्णय करना पड़ता है। खाप पंचायत में तो ऐसा है, खाप पंचायत की जो बदनामी हो रही है अपने मतलब इसके अपने इलाके में हो रही है। ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए। हमको तो लगता है ये सब गलत है। रोहतक मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का क्षेत्र है। यहाँ उनकी स्थिति मजबूत होते हुए भी अनिश्चितता में फंसी है। युवाओं के सवालों पर मुख्यमंत्री को सुरक्षात्मक रवैया अपनाना पड़ता है। रविंद्र सिंह शौरान, राज्यसभा TV। विधि आयोग की तरफ से जारी परामर्श पत्र के उत्तर देने वालों ने पेड न्यूज को चुनावी अपराध घोषित करने का समर्थन किया है। दरअसल विधि आयोग ने चुनाव सर्वेक्षणों, पेड न्यूज, मीडिया नियमन और सोशल मीडिया के इस्तेमाल जैसे मसलों पर जनता से राय मांगी थी। इसका जवाब देने वालों में ज्यादातर ने पेड न्यूज को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत अपराध घोषित करने का समर्थन किया है। इससे पहले चुनाव आयोग भी कह चुका है कि कानूनी ढांचे में कमियों के चलते पेड न्यूज समेत तमाम चुनावी अपराधों से मजबूती से निपटना मुश्किल है। और इसी के साथ महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़े हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।